नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन का चैनल में आपका स्वागत है। आज 4 फरवरी एक बार फिर करंट अफेयर की क्लास के साथ न्यूज एंड कंपटीशन का चैनल में आपका स्वागत है। दिन भर 3 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार इस वीडियो में दिया गया है। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की वेबसाइट तथा अदर कुछ इंफॉर्मेटिव वेबसाइटों से ये जानकारी ली गई है, प्रमाणिक है और अधिक सभी चयन आयोगों द्वारा मान्य भी होंगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटों ही ज़्यादा लिए गए हैं और भारत के उच्च जो न्यूज़पेपर है उनसे भी इनमें साल लिया गया है। तो आशा करूँगा ये आपके लिए सब लाभदायक साबित हो। तो देरी ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट गश्त के लिए सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर को अपनाया है? आंसर है इसका ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तराखंड या डी बिहार। आंसर है इसका सी उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस ने स्मार्ट गश्त के लिए सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर को अपनाया है। हरिद्वार में पुलिस संचालन की देखरेख कर रही महानिदेशक अभिनव कुमार ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा दान किए गए स्व संतुलन वाले ये इलेक्ट्रिकल स्कूटर को तैनात करके कानून परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिकल स्कूटर की शुरुआत हरिद्वार में पुलिस गश्ती रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये वाहन कानून प्रवर्तन अधिकारियों को संकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कुशलतापूर्वक नेविगेट करने में सक्षम बनाएंगे, जिससे पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। महानिदेशक अभिनव कुमार ने इस पहल के लिए पर्यावरणीय लाभों को भी लेखांकित किया है। उन्होंने पर्यावरण लाभों के बारे में भी बताया, जिससे ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो इसमें ज़्यादा पेट्रोल पदार्थ लगने की और पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो। किस राज्य ने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 को अपने नाम किया है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका कर्नाटक। कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराकर राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट अपने नाम किया है। ये नागेश ट्रॉफी के नाम से भी जानी जाती है। नागपुर में आयोजित रोमांचक फाइनल में कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को 9 विकेट से हराया और राष्ट्रीय खिताब के लिए 20 साल का इंतजार खत्म किया। पूरे टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मशहूर आंध्र प्रदेश ने 20 ओवरों में 237 रन पर 5 विकेट का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था। टी दुर्गा राव और डी वेंकटेश्वर राव जैसे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों के साथ आंध्र प्रदेश ने सराहनीय कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे एक महत्वपूर्ण समापन के साथ ये ट्रॉफी अपने नाम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसके साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन सौदा किया है? ये इजराइल के साथ, बी अमेरिका, सी रूस या डी जापान। आंसर है इसका अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच 4 बिलियन का MQ-9B सशस्त्र ड्रोन डील पर मोहर लग गई है। रक्षा क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का रणनीतिक सहयोग MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीद के साथ एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इंक द्वारा विकसित MQ-9B सशस्त्र ड्रोन प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक प्रगति का प्रतीक है। अद्वितीय खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही ISR क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया MQ-9B आधुनिक युद्धों में एक नए युग की शुरुआत करेगा। भारत की खरीद योजना में कुल 31 MQ-9B ड्रोन हासिल करना है। इनमें से भारतीय नौसेना को 15 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि सेना और वायुसेना को प्रत्येक को 8 N9 स्काई गार्जियन ड्रोन से लैस होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? ए राजस्थान, बी असम, सी तमिलनाडु या डी दिल्ली।
आंसर है इसका राजस्थान। भारतीय वायु सेना द्वारा 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू एयर ग्राउंड रेंज में अपनी हवाई ताकत का एक भव्य प्रदर्शन वायु शक्ति 24 अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है। 16 फरवरी 2019 को पिछले संस्करण के सफल निष्पादन के बाद इस वर्ष का अभ्यास दिन और रात दोनों के दौरान भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का और भी अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन होने का वादा किया है। वायु शक्ति अभ्यास एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो भारतीय वायुसेना की रणनीतिक क्षमताओं के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय वायुसेना के लिए अपनी लड़ाकू तत्परता और परिचालनकारी प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर होता है, जिस कार्रवाई में विमान और हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनावरण किया गया भारत ब्रांड चावल क्यों चर्चा में है? ए, निर्यात के लिए, बी, खुदरा बाजार में खरीद हेतु, सी, बीपीएल परिवारों हेतु, या डी, कुपोषित परिवारों हेतु। आंसर है इसका खुदरा बाजार में खरीद हेतु। हाल के दिनों में चावल की बढ़ती कीमतों के जवाब में भारत सरकार ने बाजार की अस्थिरता को दूर करने के लिए और उपभोक्ताओं के सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य भारत ब्रांड चावल का अनावरण किया था। चावल नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार जैसी सहकारी समितियों के माध्यम से 5 और 10 किलोग्राम के पैक में 29 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध होगा। 9 फरवरी से शुरू होने वाले प्रत्येक शुक्रवार को एक निर्दिष्ट पोर्टल पर व्यापारियों को अपने चावल स्टॉक घोषित करने के लिए भी इस आवश्यक वस्तु अधिनियम द्वारा लागू किया गया है। इस उपाय का उद्देश्य चावल स्टॉक स्थिति पर डेटा इकट्ठा करना है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि स्टॉक सीमा जैसे आगे के हस्तक्षेप है या नहीं, अर्थात मार्केट में वह चावल पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कर दिया है। आंसर है इसका 3,500 करोड़। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया है। 3,500 करोड़ रुपए कर दिया है। एक रणनीतिक कदम में भारत सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी जारी करने में उल्लेखनीय वृद्धि करने का निर्णय लिया है। एसजीबी के लिए आवंटन दोगुना से अधिक कर दिया गया है, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 1,500 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 के लिए यह महत्वपूर्ण 3,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की देखरेख में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक पसंदीदा निवेश माध्यम के रूप में उभरा है, जो प्रभावी रूप से भौतिक सोने के बजाय वित्तीय संसाधनों की ओर निवेशकों की रुचि को बढ़ाता है। पिछले साल सोने के आयात में 20% की वृद्धि के साथ 781 टन होने के बावजूद वित्तीय निवेशकों को आकर्षित करने में एसजीबी की सफलता ने बढ़ती कीमतों के बीच सोने की मांग को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 6 फरवरी, या डी 5 फरवरी। आंसर है इसका 4 फरवरी। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य इस गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डालना, अनुसंधान, रोकथाम और रोगी देखभाल में प्रगति की वकालत करना है। कैंसर हमारे समय की सबसे विकट स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बनी हुई है, जो असंख्य रूपों जटिलताओं से दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। 2022 से लेकर 2024 तक विश्व कैंसर दिवस के लिए एक ही थीम चल रही है, देखभाल अंतर को बंद करें, हर कोई कैंसर देखभाल तक पहुंच का हकदार है। विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों में कैंसर देखभाल में असमानताओं पर केंद्रित है। इस वर्ष का विषय एक साथ हम सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देते हैं। कैंसर से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों का निवेश करने के लिए नेताओं को जवाबदेह बनाने के महत्व पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घर, गो होम और रीयूनाइट पोर्टल किसने लॉन्च किया? ए महिला और बाल विकास विभाग, सी पुलिस विभाग,
बी पुलिस विभाग, सी शिक्षा विभाग या डी बाल संरक्षण विभाग। आंसर है इसका महिला और बाल विकास विभाग। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दो महत्वपूर्ण पोर्टलों के विकास का बीड़ा उठाया। पहला ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और दूसरा घर गो होम और रीयूनाइटेड पोर्टल। ये प्लेटफॉर्म लापता और पाए गए बच्चों पर नजर रखने, बहाली और प्रत्यावर्तन प्रक्रियाओं को बढ़ाने और किशोर न्याय प्रणाली के दायरे में कमजोर नाबालिगों के कल्याण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल महिला और बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख पहल है, जो देश भर में लापता और पाए गए बच्चों पर नजर रखने के लिए एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है। गृह मंत्रालय CCTNS अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम और विभिन्न राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन जैसे हितधारकों के सहयोग से विकसित यह मंच अधिकारियों और नागरिकों को लापता बच्चों के ठिकानों की प्रभावी ढंग से निगरानी करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CLEA-CASGC 2024 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी राजस्थान या डी गुजरात। आंसर है इसका नई दिल्ली। पीएम मोदी ने न्याय वितरण में सीमा पार चुनौती पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस CASGC 2024 की शुरुआत की थी। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों ने भाग लिया था, जिसका उद्देश्य कानूनी शिक्षा, न्यायिक परिवर्तन, कानूनी अभ्यास के नैतिक आयाम और कार्यकारी जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना था। न्याय पर भारतीय दर्शन को दोहराते हुए पीएम मोदी ने नागरिक केंद्रित न्याय के महत्व पर जोर दिया और सभी के लिए न्याय तक पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालत जैसे पहल की वकालत की थी। पीएम मोदी ने कानूनी पेशे में महिलाओं को शामिल करने और वर्तमान आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए कानूनी प्रणालियों के आधुनिकीकरण की भी वकालत की है, जिसमें औपनिवेशिक कानूनों को खत्म करना और दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का भी लाभ उठाना शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पवन कुमार ने किस विभाग में कार्यभार संभाला है? ए फिक्की चेयरमैन, बी व्यय विभाग में, सी ट्राई महाप्रबंधक के रूप में या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है व्यय विभाग। श्री पवन कुमार ने वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार लागत के रूप में कार्यभार संभाला है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC की मंजूरी के परिणामस्वरूप श्री पवन कुमार को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार लागत के रूप में कार्यभार दिया गया है। श्री कुमार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत भारतीय लागत लेखा सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं। कार्यभार संभालने से पहले श्री कुमार अतिरिक्त मुख्य सलाहकार लागत का प्रभार संभाल रहे थे। श्री कुमार एक योग्य लागत लेखाकार और उनके पास विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों जैसे टैरिफ आयोग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, व्यापार उपचार महानिदेशक, आर्थिक मामलों के विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग आदि में भी विभिन्न क्षमताओं में विविध कार्य अनुभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लालकृष्ण आडवाणी जी को कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया गया है? ए पद्म विभूषण, बी पद्म भूषण, सी भारत रत्न या डी राजनीति में विशेष योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट। आंसर है इसका सी पद्म भारत रत्न। भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारतीय राजनीति के सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न एक राजनेता के रूप में लालकृष्ण आडवाणी की विरासत की ही उपयुक्त मान्यता है। उन्होंने अपने जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। यह पुरस्कार उनके अपार योगदान और भारत में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में उनकी भूमिका का जश्न मनाएगा। 8 नवंबर 1927 को कराची में जन्मे लालकृष्ण आडवाणी की राजनीतिक यात्रा लचीलेपन, नेतृत्व और भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर गहरे प्रभाव की गाथा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रमुख वास्तुकार आडवाणी ने पार्टी की विचारधारा को आकार देने और इसे राष्ट्रीय प्रमुखता तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महागौरव सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? ए अजीत पवार, बी निखिल वाघ, सी पवन कुमार या डी लालकृष्ण आडवाणी।
आंसर है इसका बी, निखिल बाग। गोवा सीपीआर लिमिटेड में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करने वाले निखिल मुकुंद बाग को हाल ही में महागौरव सम्मान 2024 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार उन्हें सोमवार 29 जनवरी को कोल्हापुर के कनेरी मठ में एक समारोह के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार द्वारा सौंपा गया। निखिल बाग ने अपने कैरियर में कुछ प्रभावशाली काम किया है, खासकर जब वह गोवा सीपीआर लिमिटेड में काम शुरू करने से पहले दैनिक लोकमत अखबार में और एबीपी माझा समाचार चैनल के पत्रकार थे, जो भारत में रक्षा मंत्रालय का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? ए विराट कोहली, बी अभिनव बिंद्रा, सी पीवी सिंधु या डी लक्ष्य सेन? आंसर है इसका अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। ओलंपिक मसाल रिले की प्राचीन परंपरा पेरिस 2024 की ओर अपनी यात्रा जारी रखती है। इसमें लौह भूमध्य सागर को पार करने और फ्रांस भर में 68 दिवसीय साहसिक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा प्रतिष्ठित प्रतीक को ले जाने के लिए चुने गए 11,000 मसाल धारकों में से एक हैं। शूटिंग के दिग्गज और व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट अभिनव बिंद्रा को मसाल वाहकों में से एक के रूप में चुना गया है। उनका समावेश ओलंपिक की एकीकृत शक्ति और वैश्विक मंच पर खेल उत्कृष्टता के जश्न को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से विश्वविद्यालय के मेक इन इंडिया के तहत मानव डीएनए बैंक लॉन्च किया है? ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय या डी जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय? आंसर है इसका बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मानव डीएनए बैंक लॉन्च किया है। विज्ञान प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में बनारस विश्वविद्यालय ने 2 प्रयास शुरू किए, एक मानव डीएनए बैंक की स्थापना और वन्यजीव डीएनए बैंक का आसन समापन। ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन जैसी अत्याधुनिक तकनीक से संचालित ये पहल मेक इन इंडिया पहल के तहत नवाचार और स्वदेशी विनिर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीएचयू का मानव डीएनए बैंक और वन्यजीव डीएनए बैंक आनुवंशिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण मील के पत्थर का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वचालित डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन भारतीय सरलता का प्रमाण है, जो विधिक जैविक स्रोतों से आनुवंशिक सामग्री के निष्कर्षण में तेजी लाती है। व्यक्तिगत चिकित्सा, वन्यजीव संरक्षण और उससे आगे के क्षेत्र में व्यापक अध्ययन की सुविधा भी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस में एफिल टावर पर किस देश ने अपने यूपीआई भुगतान लॉन्च किया है? आंसर है इसका बी, भारत। भारत ने आधिकारिक तौर पर पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपीआई को वैश्वीकरण करने के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट एनपीसीआईएल ने फ्रांस में यूपीआई भुगतान की स्वीकृति की सुविधा के लिए फ्रांसीसी ई कॉमर्स और निकटता भुगतान कंपनी लायरा के साथ साझेदारी की है। डिजिटल भुगतान क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच जुलाई में शुरू हुआ सहयोग और फ्रांस में खुदरा भुगतान के भारत के यूपीआई के उपयोग की अनुमति देता है। यह अभूतपूर्व समझौता फ्रांस को यूरोपीय महाद्वीप पर यूपीआई को अपनाने में अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा। तो दोस्तों, ये थे आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपके लिए लाभकारी साबित होगा तथा आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करें, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी या फिर स्टेट का कोई समूह
ग्रुप सी का ही पेपर हो, वहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन आज के युग में आते हैं और कंपटीशन को क्लियर करने में करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। साथ ही अपने आसपास घट रही घटनाओं से अपडेट रहना भी ज़रूरी हो गया है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी आसपास घटनाओं से जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करूँगा ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड जितना लाइक और शेयर हो सके तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।